डियर स्टूडेंट, मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का सिटी कॉलेज के ऑफिशियल प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज ड्रेनेज सिस्टम का जो टॉपिक है उसको हम पूरा कर देते हैं। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अवातंत्र नदियों का या भारत का जो अवातंत्र है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर्स, सबसे पहले आपने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ड्रेनेज सिस्टम में हिमालय और दक्षिण भारत की नदियाँ कैसे बहती हैं ये बताया था। उसके अगले सेक्शन में नदियों के कौन कौन से किनारे बसे नगर हैं, लोकेटेड सिटी, कौन कौन से डैम हैं, बांध हैं, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, अब जो बचा है आपके सिलेबस के अनुसार नदियों का भारत की अर्थव्यवस्था में, देश की इकोनॉमी में क्या महत्व है, इससे 60 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और इनका आर्थिक महत्व पूछा सकता है। एक सिंपल। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें बचता है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और उसका प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रबंधन। जिससे कैसे आज पानी कम हो रहा है और 2% भी पीने लायक पानी नहीं बचा है, तो ज़्यादा सी बात है, आवश्यकता है हमें पानी को बचाने की। नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी कि उनके लिए हमने ना पानी छोड़ा ना ताज़ी आबो हवा। एक बहुत पुरानी कहानी हमें याद आती है कि जो प्रैक्टिकल है लेकिन सब पे जीवन पे लागू होती है। अगला वर्ल्ड वार युद्ध पानी के लिए ही होगा। तो जब हमारे बाबा जी थे तब वो पानी को गांव में तालाब में देखते थे। तालाब, पौंड, पोखर होते थे और झीलें होती थी, तालाबों में पानी भर जाता था। वो साल भर चलता था, उसमें मछलियाँ पाली जाती थी, उसी से नहरें भी निकलती थी, बड़े बड़े तालाब थे। फिर हमारे पिताजी तक आते आते तालाब कम हो गए, कुएं दिखने लगे, वेल कुएं, वो भी एक स्रोत है। तो उन्होंने पानी को कुओं में देखा। मैंने अपनी लाइफ में ना तालाब देखे, कुएं भी जो गांव में हैं वो सूख गए हैं, ऊपर उन लोगों ने पानी डाल दिया। मैंने हैंड पाइप देखे, हैंड पंप देखे, नल देखे जो गांव में लगते हैं या शहरों में हम लगाते हैं। अब धीरे धीरे हैंड पंप भी कम हो गए, लोग समरसेबल कनेक्शन करा लेते हैं। तो हैंड पंप तो है लेकिन उसमें पानी नहीं आता, वाटर लेवल हमारा वो नीचे जा चुका है। अब हमारी जो पीढ़ियाँ यानी हमारे जो बच्चे हैं वो ना तो तालाब देख पाए ना कुआं देख पाए। उनसे पूछो कुआं क्या है, वो ऐसे पूछे मंगल ग्रह के बारे में मैंने पूछ दिया हो। हैंड पंप कहीं कहीं वो देख भी लेते होंगे लेकिन वो चलाते हुए नहीं देखे, क्योंकि पानी नहीं होता, उनके लिए खिलौना हो जाता है। तो हमारे बच्चे पानी को बोतल में देख रहे हैं, बिस्लेरी 20 रुपये की मिलती है, 15 रुपये की। वो जानते हैं पानी का स्रोत यही है। चलो ठीक है, अब उनके बच्चे जब होंगे, यानी हम जब बाबा बनेंगे, तब उनके बच्चे पानी बोतल में नहीं, से पाउच में देखेंगे, जैसे शैम्पू का पाउच होता छोटा छोटा। और वो बच्चे यानी आने वाले 20 साल के बाद शायद बोतल में भी पानी ना मिलेगा भी तो इतना महंगा कि लेना मुश्किल। उसकी वजह यही है कि वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, हम अंधाधुंध चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वक्त आ गया है कि हमें पानी को बचाया जाए, बहते हुए पानी का स्रोत कलेक्ट किया जाए, बरसात के पानी को। इसी को बोलते हैं जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इससे संबंधित लेक्चर हम अगली बार लेंगे। तो आज का जो टास्क है वो है नदियों का आर्थिक महत्व। तो रिवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी बिकॉज वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव की सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए जल एक आवश्यक प्राकृतिक स्रोत है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन सा है? पहला पॉइंट है द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इनसे सिंचाई होती है, नदियों के माध्यम से ही नहरें निकलती हैं, उनसे सिंचाई होती है। तो जिन राज्यों में रिवर सिस्टम ज़्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ सिंचाई का स्रोत नहरें हैं जो नदियों से निकलती हैं। दक्षिण भारत में नदियाँ कम हैं तो वहाँ तालाब और कुओं से हम काम चलाते हैं। अगला है दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल। ये मिट्टी की उपजाऊ उत्पादकता को बनाए रखती हैं। पानी जब ज़्यादा होगा मिट्टी की उत्पादकता, उसका फर्टिलाइजेशन सिस्टम बढ़ता रहता है। इस तरीके से रिवर प्रोवाइड फर्टिलिटी टू सॉइल हो गया। दे आर यूजफुल फॉर नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना।
नदियों का एक अपना रूट होता है, पानी कोई भी हो उसकी एक निकासी होती। आप रास्ता भटक जाएं तो पानी के साथ साथ हो जाएं, वो कहीं ना कहीं जा रहा है कि हर पानी की अपनी मंजिल है, उससे हम नेविगेशन यानी भटके कोई रास्ता मिल जाता है। नदियाँ अपने गंतव्य तक पहुँची जाती हैं तो उन्हीं के सारे हम अपने रूट को भी फॉलो कर सकते हैं। जासूसी वगैरह जो मूवी देखते हैं उसमें ऐसे कई इमेजिंग स्टोरी बनाई गई। रिवर हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत में हर राज्य में जो नदियां हैं उनमें कई हाइड्रो प्लांट बनाए गए हैं, जैसे सलाल, बगलिहार, तुलहस्ती, भाखड़ा नांगल, सरदार सरोवर, नागपा झाकड़ी और रिहंद परियोजना, ये सब आपके अलग अलग नदियों पर बनाए गए हैं। तो इससे बिजली पैदा होती है। इसी तरीके से रिवर हेल्प टू डेवलप टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ डैम होंगे, वाटर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, तो जायज़ बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर वेरियस डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग के लिए पानी बहुत आवश्यक है, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, चाहे वॉशिंग के लिए हो, चाहे बाथिंग के लिए हो। तो जायज़ बात है, जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं। जो 75% से ज़्यादा शरीर में ही जल है, तो जायज़ बात है ना पानी से अंदर काम चलना है बिना, ना ही पानी के बिना बाहर काम चलना है। रिवर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू फिशिज्म, फिशरमैन यानी कुल मिलाकर के हम सीधे कहें तो फिशिंग, मत्स्य पालन, मछली उत्पादन के लिए नदियाँ कारगर हैं। दे हैव टू मॉडरेट द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ नियर बाई एरिया, जलवायु को प्रबंधित करने में, जलवायु संतुलन को बनाने में, पर्यावरण को संतुलित करने में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों के किनारे किनारे ग्रीन बेल्ट होती है, इकोसिस्टम मेंटेन होता है, तो पर्यावरण हमारा मेंटेन रहता है। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ ड्राइड सूखा होगा, जैसे राजस्थान का थार का मरुस्थल। तो इस आधार पर नदियाँ हैं तो इन्वायरमेंट है तो हमारी क्लाइमेट भी मेंटेन रहती है। अब इसी लेक्चर को थोड़ा हम और अच्छा कर देते हैं। बस मैटर हमने दे दिया, समझ लीजिए अपने हिसाब से, इसको फिर लिख लीजिएगा, चाहे वही पॉइंट इसमें और आगे बढ़ा दीजिएगा, जो नहीं किसको अलग लिखें जहाँ से वो पॉइंट ख़त्म हुआ है। कौन सा नंबर था ये? 8 नंबर था, ये आपका 9 हो जाएगा। अगला जो रोल है डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के ही किनारे थी, चाहे झेलम हो, चिनाव हो, रावी हो, ब्यास हो, ये सभी नदियाँ जो हैं वो सिंधु के किनारे ही स्थित हैं। इसके अलावा ईरान वगैरह में चले जाए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब फारस की सभ्यता, इन सब का बेस कोई ना कोई रिवर था। डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने अभी बताया, क्योंकि सिंचाई के लिए नदियों का महत्वपूर्ण इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस तरीके से सेटलमेंट, नदियों के किनारे किनारे जो भी राज्य हैं, जो भी नगर हैं, वहाँ की क्लाइमेट थोड़ी सी इको फ्रेंडली होती है। इसलिए भारत में अधिकतर जो बड़े सिटी हैं जो नगरों के किनारे स्थित हैं, क्योंकि आदमी वही रहना चाहता है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पूरे होते हों। तो नदियों से तो पीने की समस्या ख़त्म, कृषि की समस्या ख़त्म, टूरिज्म मिलेगा, फिशिंग मिलेगी, हाइड्रो प्लांट मिलेंगे और वेस्ट इकोसिस्टम मिलेगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज ऑफ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नॉट ओनली डू रिवर प्रोवाइड वाटर सप्लाई बट ऑल्सो दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट का भी पॉइंट बन गया, क्योंकि भारत में कई ऐसे वाटर हाईवे हैं जिनके नदियों के माध्यम से व्यापार होता है। जैसे पहला है इलाहाबाद से हल्दिया, एक गोदावरी नदी पर है, एक महानदी पर है, दक्षिण में पेरियार नदी पर। ये सब ट्रांसपोर्ट पढ़ाते समय हमने बताया था, तो ट्रांसपोर्टिंग भी इसमें आ जाएगी। इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कृषि के विकास में कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो अपने अवशिष्ट को नदियों के माध्यम से बाहर करते हैं और उद्योगों के लिए जो पानी जरूरत पड़ती है नदियाँ उनको क्लियर करती हैं। इस तरीके से जल विद्युत भी होता है। तो इट हैज़ फ्लोरिश्ड एलोंग रिवर्स इन मेरी इंडस्ट्रियल एज ए कूलेंट, तो शीतलक के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं। भारत के कई न्यूक्लियर प्लांट हैं जो नदी के किनारे, जैसे नरोरा जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, वो गंगा नदी के किनारे है। ऐसे कैगा न्यूक्लियर प्लांट कर्नाटक में काली नदी के किनारे है। ऐसे ही गुजरात में है काकरापार जो ताप्ती नदी के किनारे है। ये सारे प्लांट आपके
जो हैं वो रिवर कोस्ट पर हैं और कूलेंट का काम करते हैं। इसी तरीके से बंगाल में आप चले जाइए, हुगली नदी के किनारे किनारे जूट उद्योग डेवलप है। ऐसे ही बंगाल में लेदर इंडस्ट्री नदियों के किनारे स्थित है, क्योंकि नदियों से वाटर सप्लाई भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, कूलेंट का भी काम करते हैं और जितना भी अवशिष्ट कचरा वगैरह है वो नदियों के माध्यम से ही बाहर निकलता है। और ट्रांसपोर्टिंग, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, इतनी सारी बातें क्लियर करनी थी। छोटा सा लेसन था, लेकिन ये था कि थोड़ा थोड़ा होता रहे। तो असाइनमेंट वगैरह आप लोग अभी कोई दिए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम भी उम्मीद करते हैं आप इसी लिखते रहेंगे, नोट्स तैयार करते रहेंगे, आगे और आसान होगा। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद और फिर मिलते हैं। नमस्कार।